इसमें बेटा सर ये वो उसका ग्राफ ऐसे जाता है। 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.1 ओके, नहीं पता ना। इसमें बेटा क्या होता है, जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, बेसिकली इट रिटर्न्स a function, it returns a function which is less, it returns a greatest integer which is less than the given number. मतलब आपको इसमें याद रखना है, it returns a greatest integer, it returns a greatest integer which is it returns a greatest integer which is less than the given value, which is less than or equal to the given value, which is less than or equal to the given value. Okay, which is less than or equal to the given value. Okay, अब 5.1 बेटा अगर आप नंबर लाइन पे बनाते हो तो ये 5 के बाद आएगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा और 5.1 यहाँ पे कहीं पे होगा एंड इधर पे 6 होगा। यस सर। अब इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या रिटर्न कर रहा है? इट रिटर्न्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर। व्हाट आर इंटीजर्स? सर any number from negative infinity to positive infinity, all numbers. Any number from negative infinity to positive infinity which is non-decimal. Yes. Integers में non-decimal numbers होते हैं. So any non-decimal number from minus infinity to plus infinity is an integer. Any number from minus infinity to plus infinity, non-decimal number from minus infinity to plus infinity is an integer. Greatest integer function क्या करता है? Returns the greatest integer which is less than or equal to the given value. अब इससे less जो इससे छोटे integers हैं वो कौन से हैं? इससे छोटे integers 5 है, 4 है, 3 है, 2 है and so on in minus infinity. मतलब minus infinity से लेके 5 तक है. So it will return a greatest of all. इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5. तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हम 4.9 के लिए करते हैं, 4.9 के लिए, तो 4.9 के लिए बेटा आपको क्या करना है? यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 4.9 यहाँ पे होगा। So all integers which are less than the given value is less than or equal to the given value is either minus infinity से लेके आप जा सकते हो 1, 2, 3, 4 एंड इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर इंटीजर है वो कौन सा है? 4 है ना? Yes. तो 4 will be the answer. 4.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो 4 हो जाएगा। ओके, और क्योंकि इक्वल टू भी होता है, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 फाइंड आउट करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 बेटा क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 में आपके पास आ जाएगा, जैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, यहाँ पे कहीं पे 1 है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, तो ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो 5 विल बी द आंसर। ओके, तो इसके लिए 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं -4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना होगा? इससे छोटा या इसके इक्वल तो -4। -4.2 है ना बेटा, -3 होगा ना, -4 कैसे होगा? जैसे आप नंबर लाइन पे बनाओ, -4, -3, -2, -1, यहाँ पे एक सेकेंड, -5 होगा ये वाला, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -4.2 यहाँ पे आएगा ना, -4.2, तो -5 विल बी द आंसर।
ठीक है, Yes. यहाँ पे आ जाएगा -5। ऑलराइट, 0.12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0.12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर Sir, 0. 0, ओके। और -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -0.9। So -1. दिस विल बी -1। ये देखो, पहले इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ओके, अगर यहाँ पे कोई डाउट नहीं है तो बेटा इसका आप ग्राफ जब बनाते हो तो ग्राफ किस तरह से बनता है? जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में आपको इस तरह से फॉर्मुलेशन करना, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इफ द वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 1, 0 is included, 1 is not included, तो 0 से 1 के बीच में जो आंसर आता है वो 0 आता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में जो आंसर आता है वो 0 आता है। 1 से 2 के लिए जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, 2 से 3 के लिए जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, एंड सो ऑन। तो दिस इज, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। 0 से 1 के लिए 1, 0 से 2 के 1 से 2 के लिए 1, और 2 से 3 के लिए 2। Yes. ऑलराइट, फिर सिमिलरली अगर आपका रिजल्ट जो है वो -1 से 0 के बीच में है तो यहाँ पे -1 आएगा। अगर आपका रिजल्ट -2 से 1 के बीच में है, -2 से -1 के बीच में है तो -2 आएगा, एंड सो ऑन। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1.2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे कोई डाउट है बेटा? अगर इसमें आप देखो लाइक -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो कितना आएगा? -1.3, So -2. -2, तो ये -2 आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिल्कुल सीढ़ियों की तरह है, जिस तरह से हमारे घर में स्टेयर्स होता है उस तरह से ये बना हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इट इज नोन एज स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब अगर हमें सिर्फ चेक करना है वेदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, मतलब अगर मेरे पास क्वेश्चन है चेक इफ greatest integer function, check if greatest integer function is continuous, it is continuous at all integral points, check if greatest integer function is continuous at all integral points। all integral points का मतलब है all integers है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे assume कर लेते हैं let f of x जो है वो x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, एंड यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं एंड a is any integer where जो x है वो a के बराबर होगा या a से बड़ा होगा और a+1 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे आप कोई भी मेरे को एक वैल्यू x की कोई भी एक वैल्यू बताओ, कोई भी एनी वैल्यू, 3. मतलब लाइक ट्राई टू गिव इट अ डेसिमल वैल्यू। So 3.6. 3.6, तो फॉर एग्जांपल इफ x is 3.6 देन a हो जाएगा 3 एंड a+1 हो जाएगा 4। तो इसका मतलब है 3.6 जो होगा वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, जहां पे 3 को इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.6 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि ये अगर a है और ये अगर a+1 है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि अगर हम अगर हम x का ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? a आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें बेटा अगर आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की,
तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले LHL। LHL में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, f ऑफ x। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x की जगह आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? ओके, नाउ यहाँ पे हम लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू a माइनस h, सिंस x टेंड्स टू a माइनस, सो देयरफॉर h टेंड्स टू 0। क्योंकि x a माइनस अप्रोच कर रहा है तो h 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर पे आ जाएगा a माइनस h। Yes, sir. ठीक है, अब इस सिनेरियो के लिए a माइनस h मतलब स्लाइटली लेस देन 3। नाउ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर अ वैल्यू व्हिच इज स्लाइटली लेस देन 3? ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर अ वैल्यू व्हिच इज स्लाइटली लेस देन 3? 2। तो इसका बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा a माइनस 1। पहले चेक करो यहाँ तो कोई डाउट है तो, क्योंकि आप a से थोड़ा सा छोटा जा रहे हो। a एक इंटीजर है, ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो a से थोड़ा सा अगर आप बैक साइड जाओगे टुवर्ड्स नेगेटिव साइड तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी a माइनस 1। जिस तरह से 3 के लिए अगर हम 3 माइनस समथिंग करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, उसी तरह से a माइनस h के लिए a माइनस 1 आ जाएगा। ऑलराइट, और फिर सिमिलरली बेटा इसमें क्या करोगे आप, a प्लस 1 के लिए करोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, और इधर पे बेटा आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा a प्लस h। नाउ 3 से स्लाइटली बड़ा, 3 से स्लाइटली बड़ा कोई भी नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 होगा। तो a प्लस h के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? a। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नो। तो आपको ये याद रखना है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट f of x is non continuous, it is non continuous at x is equal to a। और a तो कोई भी एक इंटीजर था, तो हम बोल सकते हैं, इसको कंक्लूड करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं दैट द गिवन फंक्शन, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इट इज नॉन कॉन्टिन्यूअस एट ऑल द इंटीजर वैल्यूज। सो देयरफॉर g greatest integer function is non continuous, it is non continuous at all integer values, at all integer values, सारी integer values पे non continuous। क्या बेटा? नॉन कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस सेम होता है ना? हाँ, discontinuous सेम होता है। ठीक है, सो इट इज discontinuous at all integer values। और आपने देखा था जब हमने ग्राफ बनाया था ना बेटा, तो ग्राफ भी ऐसे ही बना था, ये यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है, फिर स्प्लिट हो गया, फिर यहाँ से चालू हो गया, फिर स्प्लिट हो गया, फिर यहाँ से चालू हो गया, फिर स्प्लिट हो गया, यहाँ से चालू हो गया, फिर स्प्लिट हो गया, यहाँ से चालू हो गया, फिर स्प्लिट हो गया। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, हर एक इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 जो बेटा आपको दिया है उसमें बोला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज। तो इसमें मतलब आप इसको इस स्ट्रैटेजी से भी कर सकते हो, और मैं एक थ्योरम बता रहा हूँ उससे भी कर सकते हो। तो पहले थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे 19। ओके, ये मिटा दूं बेटा? यस सर। सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, मतलब कंसेप्चुअल है, तो ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बेटा आप थ्योरम्स कुछ आपको याद रखना है। सो दिस इज थ्योरम 1। ओके, थ्योरम 1, एंड थ्योरम 1 में बेटा इट सेज दैट सपोज f and g are two real functions, suppose f and g are two real functions, suppose f and g are two real functions continuous at a real number c, continuous at a real number c, continuous at a real number c, then continuous at a real number c, then
अगर f और g इंडिपेंडेंटली कॉन्टिन्यूअस हैं, इसका मतलब है f and g आर इंडिपेंडेंटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस. So f like uniquely continuous है for itself and g uniquely continuous है for itself. तो बोल सकते हैं then f plus g will also be continuous at c. Is continuous. It is continuous at x is equal to c. ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट हो जाएगा, सेकंड पॉइंट हो जाएगा f minus g is also continuous at x is equal to c. F into g, it will also be continuous, is continuous. F into g is continuous at x is equal to c. फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा f upon g is continuous. It will be continuous at x is equal to c provided अब ये क्योंकि रैशनल वैल्यू है तो इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. तो प्रोवाइडेड g of c shall not be equal to 0. g of c shall not be equal to 0. g of c shall not be equal to 0. यहाँ तक चेक करो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ. नो. अब अगर आप क्वेश्चन 19 पे जाते हो तो क्वेश्चन 19 में बेटा बोला है कि नाउ शो दैट क्वेश्चन नंबर 19 इसमें बोला है show that g of x is x minus greatest integer of x. g of x is x minus greatest integer of x. Is discontinuous at all integer points. Is discontinuous at all integer points. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो लेट g of x is equal to h of x minus f of x. g of x is equal to h of x minus f of x. या फिर आप इसको लिख सकते हो this is equal to h minus f. Yes. All right. Now can you say that h is a continuous function? h of x x के बराबर है. Now h of x is equal to x is a polynomial of degree 1. It is a polynomial of degree 1. It is a polynomial of degree 1 and hence it is a continuous function and hence it is a continuous function. क्यों continuous है? क्योंकि जो polynomials होते हैं वो अपने डोमेन में continuous होते हैं. Polynomials जो होते हैं they are continuous in their own domain. All right. फिर इसके बाद बेटा जो f of x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर है. f of x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर है. और अभी हमने पीछे देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो we know that the greatest integer function are discontinuous at f of x. The greatest integer functions are discontinuous at all integer values. They are discontinuous at all integer values. Yes. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं now using this, if f is continuous and g is continuous then f minus g is continuous. तो हम लिख सकते हैं as f is continuous, as h is continuous and f is discontinuous. So therefore as h is continuous everywhere, and जो f है f is discontinuous at all integer points. It is discontinuous at all integer points. Hence f minus g will also be a discontinuous function at all integer points. Hence f minus g will also be discontinuous at all integer points. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ. No, sir. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड जिससे आप इसको कर सकते हो. अभी मैं इसका ऑल्टरनेट भी बताऊंगा क्योंकि कभी कभी बच्चे को ये समझ नहीं आता स्प्लिटिंग कैसे करनी है, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. पहले यहाँ तक चेक करो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है? ठीक है मेथड. क्या बेटा ठीक है ये मेथड? Yes, sir.
क्योंकि सर हमने थ्योरम में हमें पता तो चल ही गया कि कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस होता है, उसको यूज करके हमने यहाँ पे कर दिया। तो ऑल्टरनेट फिर नहीं बताएं? हाँ सर ये ठीक है। ओके ओके ठीक है। फिर देयर आर फ्यू मोर थ्योरम्स, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो लाइक अपार्ट फ्रॉम थ्योरम 1 देयर इज वन मोर थ्योरम व्हिच इज नोन बाय थ्योरम 2, और उसमें बेटा कॉम्पोजिट फंक्शंस को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. कॉम्पोजिट फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, तो आपको लिखना है थ्योरम 2. थ्योरम 2 and theorem 2 says suppose f and g are real valued functions. Suppose f and g are real valued function. Suppose f and g are real valued function and such that FOG is defined at C. Such that FOG is defined at C. Such that FOG is defined at C. Now, if G is continuous at C, if G is continuous at C, if G is continuous at C, and if F is continuous at GC, and if F is continuous at GC, if G is continuous at C and F is continuous at GC, then FOG is continuous at C. Then FOG is continuous at C. तो जो FOG होगा वो C पे continuous होगा. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं. क्या बेटा? FOG है क्या वैसे? FOG कॉम्पोजिट फंक्शन है. तो मैं कुछ इसके मतलब आपको एग्जांपल्स बताता हूँ. जैसे मान लो f तो है x स्क्वायर, ठीक है, f है x स्क्वायर और g जो है वो है sin x. f तो है x स्क्वायर और g है sin x. तो बेटा FOG जब आप करोगे FOG, तो इसका मतलब होता है f of gx. FOG का मतलब होता है f of gx. ये हो जाएगा f of sin x, मतलब gx की जगह sin x आ जाएगा. ठीक है. अब आपको क्या करना है, f वाले फंक्शन में जाना है और f वाले फंक्शन में जाके x की जगह sin x रखना है. तो x की जगह sin x रखोगे तो ये हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर, या फिर इसको आप sin स्क्वायर x लिख सकते हो. तो FOG क्या हो जाएगा? FOG हो जाएगा sin स्क्वायर x. ओके. एंड सिमिलरली अगर मैं GOF की बात करूं, GOF, तो GOF कितना होता है? G of fx. GOF होता है G of fx. Yes. ओके. तो ये कितना हो जाएगा? G of fx, यानी कि G of x स्क्वायर. fx की जगह x स्क्वायर रख दिया. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, G वाले फंक्शन में जाना है और G वाले फंक्शन में जाके x की जगह पे x स्क्वायर रखना है. तो ये हो जाएगा sin x स्क्वायर. ठीक है. इसमें बेटा ये आपको ये भी आ सकता है FOF. तो FOF इवैल्यूएट करोगे तो FOF होता है f of fx. FOF is f of fx. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? f of fx. fx कितना है? x स्क्वायर है. f of x स्क्वायर. अब आपको क्या करना है, f में जाना है और x की जगह पे x स्क्वायर रखना है. तो ये बेटा कितना हो जाएगा? x स्क्वायर का होल स्क्वायर. x स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि x की पावर 4. Yes. FOF हो जाएगा. एंड सिमिलरली अगर आप GOG कैलकुलेट कर रहे हो, GOG, तो GOG कितना होगा? G of gx. GOG हो जाएगा G of gx. ठीक है. तो ये बेटा कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू G of sin x. G of gx यानी G of sin x, क्योंकि gx की वैल्यू sin x है तो G of sin x. अब आपको G में जाना है, x की जगह पे sin x रखना है. तो ये हो जाएगा sin of sin x. तो ये सारे कॉम्पोजिट फंक्शंस होते हैं. ठीक है. और इसमें ये बताया गया है कि जैसे ये पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, तो पॉलिनोमियल तो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस होता है और साइन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है. तो जब आप FOG कैलकुलेट करोगे तो FOG भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली कॉन्टिन्यूअस है और ये भी इंडिपेंडेंटली कॉन्टिन्यूअस है. यही है. So if G is continuous at C and F is continuous at GC, then FOG is continuous at C. G को continuous होना चाहिए C पर और F को continuous होना चाहिए GC पर, तो फिर वो continuous function होगा. Yes. ठीक है. तो ये थ्योरम है बेटा. इसमें आप जैसे देखोगे, you have question number like this is question number 21.
एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 21 is based on थ्योरम 1. जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो थ्योरम 1 पे बेस्ड है, थ्योरम 1. ओके. और क्वेश्चन नंबर जो आपके हैं 31 and 32, 31 and 32, 31 and 32, they are based on theorem 2. They are based on theorem 2. Yes, sir. ठीक है. तो अभी पहले 21 का कोई सा पार्ट कर लेते हैं. आप बताओ कौन सा करें. 3 पार्ट्स हैं ABC. Sir, sin x into cos x. sin x into थर्ड पार्ट ना. तो क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा अगर थर्ड पार्ट अगर हम देखेंगे तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास f of x is equal to sin x into cos x. तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ f of x is equal to gx into hx. ऐसे लिख सकते हैं. Yes, sir. where g of x is equal to sin x and h of x is equal to cos x. यहाँ तक चेक करो. यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. Can we say that sin x is a continuous function? Yes, sir. ठीक है. So as sin x is continuous in its domain, as sin x is continuous in its domain, and can you say that cos x is also continuous? Yes, sir. And cos x is also continuous in its domain, also continuous in its domain. So therefore gx into hx will also be a continuous function in its domain. Will also be a continuous function. It will also be a continuous function in its domain. It will also be a continuous function in its domain. Yes, sir. ठीक है. तो इस तरह से करना है. चाहे इसमें आप फर्स्ट पार्ट देखोगे ए पार्ट वो भी ऐसी होगा, बी पार्ट देखोगे तो वो भी ऐसी होगा. तो Alright. तीनों में कंटिन्यूस होगा. हाँ तीनों में ऐसे ही करना है सेम. इंडिपेंडेंट कॉन्टिन्यूटी देखनी है जो मतलब आपका ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में राइट साइड में अगर इंडिपेंडेंटली कॉन्टिन्यूस है तो फिर कंबाइंड वे में भी वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे. सर कौन से होते हैं जो इंडिपेंडेंटली कॉन्टिन्यूस नहीं होते? इंडिपेंडेंटली कॉन्टिन्यूस नहीं होते इसमें बेटा सिग्नम फंक्शन है एक, और अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर हम डिस्कस किया. दो मेजरली तो ये दो ही हैं. बाकी अगर आप देखोगे मतलब अगर हम tan की बात करें तो tan भी कुछ जगह पे डिसकंटिन्यूअस होता है लेकिन अपने डोमेन में तो वो कॉन्टिन्यूअस ही है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सारे अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं. ओके सर. ओके. तो ये क्वेश्चन 22 भी नहीं मुझे पता कैसे होगा. क्वेश्चन 22 एक सेकंड बेटा 22 कौन सा है? It is discuss the continuity of cosine, cosecant, secant and cotangent function. तो इसमें जैसे अगर मान लो कोसाइन की बात करते हो, कोसाइन फंक्शन कोसाइन ऑफ x का मतलब है कोसेक x, cos x, कोसाइन ऑफ x. ठीक है. कोसाइन इज cos x. तो cos x में बेटा जो डोमेन होता है वो होता है इसमें अगर मान लो f of x है तो इस फंक्शन का डोमेन होता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और इसका जो रेंज होता है रेंज ऑफ f, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f एंड रेंज ऑफ f. डोमेन ऑफ f -π/2 से π/2 होता है. रेंज ऑफ f इसका होता है 0, दिस इज -1 से 1. रेंज मतलब क्या आंसर्स आएंगे. डोमेन का मतलब होता है आप x को क्या एज्यूम कर सकते हो. all the values that x can take that x can take represent domain of the function, represents domain of function. All the values that x can take represent domain of a function. x जो भी values ले सकता है उसको हम domain बोलते हैं, और जो भी results आएंगे all the results that we obtain by substituting x represents range. ठीक है. तो इसका रेंज -1 से 1 है और डोमेन -π/2 से π/2 है.
अगर आप बेटा फिगर देखोगे तो फिगर भी आपका इस तरह से बनता है, लाइक कोसाइन फंक्शन है तो ऐसा फिगर बनता है, ये कोसाइन फंक्शन है। तो आप इसमें मतलब LHL RHL लेके किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हो, तो ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा, ठीक है। ये सर डायग्रामेटिक। एक बार सर आप एक बार वो टेबल बताना जिसमें 90 प्लस थीटा होता है, फिर 90 माइनस, फिर 180 प्लस, जिसमें जैसे एक क्वाड्रेंट वाला जो टेबल है जिसमें ऑल पॉजिटिव, फिर साइन का, फिर टैन का, फिर अच्छा कॉस का, एक बार वो बताना। ओके ओके। यस सर। सर जो कोट टेंजेंट है वो टैन है ना? कोटेंजेंट बेटा कॉट होता है बेसिकली, SINE इज साइन, कोसाइन, यस सर। कोसाइन इज कॉस, ठीक है। फिर टेंजेंट, टेंजेंट इज टैन, टेंजेंट इज टैन, ठीक है। फिर कोसीकेंट, कोसीकेंट, कोसीकेंट इज कोसेक, secant, SECANT, secant is sec, cotangent, cotangent is cot। यस ओके। अब मतलब आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हो ना कि जैसे साइन π/2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पाई माइनस थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कैसे आएगा, ये पूछ रहे हो? सर वो क्वाड्रेंट की टेबल एक बार बस आप ड्रॉ कर दो, मुझे बस वही देखना। क्वाड्रेंट में बेटा जैसे अभी मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे को समझ आ रहा है, जो आप पूछना चाह रहे हो वो ये है, इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे 0 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज π/2, देन यू हैव पाई, देन यू हैव 3π/2, 3π/2, फिर इसके बाद बेटा यहाँ पे 2π फिर से स्टार्ट हो जाता है, एंड देन इट गोज। तो लाइक फर्स्ट राउंड, देन सेकंड राउंड, देन थर्ड राउंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है कि जब भी हम कन्वर्जन करते हैं π/2 या 3π/2 पे, अगर आप कन्वर्जन करते हो π/2 या 3π/2 या फिर इनके मल्टीपल्स पे, और देयर मल्टीपल्स, या फिर इनके मल्टीपल्स पे अगर कन्वर्जन होगा, तो इनके मल्टीपल्स पे कन्वर्जन होता है तो क्या होता है, साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस चेंजेस टू साइन, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टैन चेंजेस टू कॉट, एंड कॉट चेंजेस टू टैन। और फिर बेटा इसमें नेक्स्ट जो है उसमें आपको ये याद रखना है कि सेक, सेक चेंजेस टू कोसेक, एंड कोसेक चेंजेस टू सेक। ऑलराइट। अब इसमें जो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आएगा वो इस पे डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसको लर्न भी करना है। तो हमारे पास फ्रेज है ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, तो इस फ्रेज से आप लर्न कर सकते हो। सो ऐड इज ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टैन, एंड C फॉर कॉस। और फिर इसके जो रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे कोसेक आ जाएगा, कॉट आ जाएगा और सेक आ जाएगा, ठीक है। अभी बेटा जैसे अभी मैंने देखा π/2 या 3π/2 के टर्म्स में चेंज होता है। जैसे मान लो आप कर रहे हो tan π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा, तो tan को कॉट में चेंज करना है पहले तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। और tan π/2 इज बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 प्लस इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो हम करना चाहते हैं साइन 3π/2 माइनस थीटा, साइन 3π/2 माइनस थीटा, तो π/2 या 3π/2 या इनके मल्टीपल में साइन कॉस में चेंज होता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा 3π/2 माइनस थीटा। सो 3π/2 यहाँ से लेके यहाँ तक है माइनस थीटा। सो वी स्टेट स्टक टू द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन चेक करना है, साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर साइन 3π/2 प्लस थीटा करोगे, साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो साइन 3π/2 में भी साइन ये कॉस में चेंज होगा। और साइन हमेशा इसका चेक करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस देखते हैं, कॉस तो पॉजिटिव होता है, पर कॉस का साइन नहीं चेक करना, इसका साइन चेक करना है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? सर नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। यही पूछना है ना बेटा या कुछ और पूछना चाह रहे हो? तो यही था सर। जो ये हमने कोसाइन जो कॉस का हमने डोमेन और रेंज किया है, इसकी जो रेंज है वो 1, -1 और 1 क्यों आई सर? एक बार वो मैं बताता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, पहले इसमें चेक करो। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? नहीं है? तो ये तो बेटा π/2 और 3π/2 के टर्म्स में मैंने लिख दिया। अभी अगर मैं बात करूं सिर्फ 0 या पाई या 2π या उनके मल्टीपल पे, तो अगर हमारे पास जो एंगल्स हैं वो 0 है या फिर पाई है या फिर 2π है या फिर देयर मल्टीपल्स हैं और देयर मल्टीपल्स या फिर इनके मल्टीपल्स हैं, तो इसमें बेटा क्या होगा? इसमें साइन जो है वो साइन में ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। कॉस जो है वो कॉस में ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। टैन जो है वो टैन में ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। कोसेक जो है वो कोसेक में ही रहता है, कोई चेंज नहीं आएगा। सेक जो है वो सेक में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और कॉट जो है वो कॉट में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यस ठीक है? तो इसमें बेटा अगर मान लो मेरे को इवैल्यूएट करना है, लेट अस से अगर हम लोग को इवैल्यूएट करना है tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, तो पाई में तो tan में ही रहेगा, तो यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा। नाउ पाई माइनस टेक्स यू टू विच क्वाड्रेंट? व्हाट सर? पाई माइनस टेक्स यू टू विच क्वाड्रेंट? पाई माइनस थीटा करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे? सर सेकंड। सेकंड में tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है? या फिर अगर मान लो बेटा आप कर रहे हो cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस कितना आएगा? माइनस cos थीटा। हाँ यस, माइनस cos थीटा। और फिर आपने ये भी देखा होगा, मतलब इसके उसमें ना, जैसे आपने देखा होगा अगर हम बात करते हैं साइन माइनस थीटा की, या फिर हम बात करते हैं cos माइनस थीटा की, या फिर हम बात करते हैं sec माइनस थीटा की, या कोसाइन माइनस कोसेक माइनस थीटा की, कोसेक माइनस थीटा, या फिर हम बात करते हैं tan माइनस थीटा, या फिर हम बात करते हैं cot माइनस थीटा। तो बेटा जब आप इनकी बात करते हो तो व्हाट डू यू थिंक? साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, माइनस थीटा टेक्स यू टू विच क्वाड्रेंट? माइनस थीटा टेक्स यू सर सेकंड और थर्ड। माइनस थीटा टेक्स यू टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ये थीटा है, ये थीटा यहाँ से यहाँ तक थीटा है, तो माइनस थीटा टेक्स यू टू फोर्थ क्वाड्रेंट। और साइन माइनस थीटा का बेसिकली मतलब है साइन 0 माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा का मतलब है कॉस 0 माइनस थीटा। सेक माइनस थीटा का मतलब है सेक 0 माइनस थीटा। इसी तरह से बेटा कोसेक माइनस थीटा का मतलब है कोसेक 0 माइनस थीटा। tan माइनस थीटा का मतलब है tan 0 माइनस थीटा। एंड सिमिलरली cot माइनस थीटा का मतलब है cot 0 माइनस थीटा। तो ये बेटा जब आप सिंप्लीफाई करते हो, तो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, तो cos वाला पॉजिटिव हो जाएगा, sec वाला पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस tan थीटा एंड माइनस cot थीटा। यस ठीक है? सर। अब बेटा आप क्या पूछ रहे थे? रेंज ऑफ कोसेक कॉस। यस सर, रेंज ऑफ cos -1 और 1 कैसे आएगा? ओके, रेंज का मतलब होता है बेटा आंसर सेट्स। आंसर कहां से कहां तक वेरी करेगा, आंसर कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये रेंज का काउंटर पार्ट है कि आंसर आपका कहां से कहां तक वेरी करता है। तो इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखते हो इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसमें बेटा 0 डिग्री पे cos 0 डिग्री कितना होता है? cos 0 is 1, cos 0 is 1, ठीक है। फिर cos 90 डिग्री इज 0, cos 90 डिग्री इज 0, ठीक है। cos 0 1 होता है, और π/2 पे ये होता है f of π/2, f of π/2 होता है 0, ये बेसिकली f of 0 है, f of 0 होता है 1, ठीक है। इन बिटवीन π/4 जहां पे आता है, जैसे π/2 से पहले बीच में कहीं पे π/4 भी आएगा, तो π/4
एफ ऑफ पाई बाई 4 कितना होता है? एफ ऑफ पाई बाई 4 होता है 1/√2, मतलब cos 45 1/√2 होता है। ठीक है, फिर अगर आप लाइक इफ यू आर गोइंग टू सेकंड क्वाड्रेंट और इफ यू आर ट्रैवलिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपको ये याद रखना है कि इसकी जो वैल्यू होती है 3π/2 पे, 3π/2 पे, 3π/2 पे जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं f of 3π/2 is -1, f of 3π/2 is -1। फिर ये 45 डिग्री इन द थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी होगा वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1/√2, और फिर यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा, 2π पे फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है, मिनिमम वैल्यू हमेशा -1 होती है, और जो रिजल्ट आते हैं वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आते हैं। सो सिंस cos x always result in a value which oscillate between -1 and 1. So therefore its range is -1 से 1। इसकी जो रेंज होगी वो -1 से 1 होगी। यस सर। ठीक है, और Yes, बेटा और क्या कह रहे थे आप? और कौन सा? नो सर कुछ Okay. फिर एक बार 31st आप चेक कर लो, 31st एंड 32nd। इसमें से देखो मैं कौन सा बताऊं, 31st बताऊं या 32nd बताऊं? 32nd। Okay. तो बेटा 32nd क्वेश्चन है, एग्जामिन दैट sin mod x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एग्जामिन दैट, नो सर वो तो 33 है। अच्छा, शो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to, show that function defined by f of x is equal to mod of cos x, f of x is equal to mod of cos x is a continuous function. Show that f of x is equal to mod of cos x is a continuous function. It is a continuous function. f of x is equal to mod of cos x is a continuous function. ये हमें शो करना है। ऑलराइट, अभी बेटा मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, और वो थ्योरम क्या थी, उसमें हमें ये पता है अगर f और g कोई भी दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, if f and g are any two real valued function, if f and g are any two real valued function, if f and g are any two real valued function such that f of g is defined at c, such that f of g is defined at c, such that f of g is defined at c. Now if g is continuous at c and if f is continuous at gc, if g is continuous at c and f of it is continuous at c and f is continuous at gc and f is continuous at gc, then FOG will be a continuous function. FOG will be a continuous function. तो इसमें बेटा आप क्या कर सकते हो, जैसे इसमें f of x को आप इसको ऐसे लिख सकते हो, f of x is equal to GOH। यस सर। ठीक है, वहां पे आप क्या ले सकते हो, where g of x is mod x and h of x is cos x, g of x is mod x and h of x is cos x। ठीक है, तो इसमें बेटा अगर हम GOH करेंगे, GOH, हमने लिखा where g of x is mod x, g of x is mod बाहर है ना, तो g बाहर mod लेना है और cos अंदर है तो h को cos लेना है। ठीक है, तो GOH कितना हो जाएगा, GOH हो जाएगा g of hx यानी कि g of cos x, ये हो जाएगा g of cos x, और g of cos x का मतलब है यहाँ पे mod में रखना है, तो ये हो जाएगा mod of cos x। ये चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो ठीक है। अब चेक करो बेटा, इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है, तो अगर हमारे पास जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग FOG is defined at C, G is continuous at C,
तो आप चेक करो, मतलब इसके लिए इसको आप g मान रहे हो, इसको आप h मान रहे हो, तो क्या h कॉन्टिन्यूस होता है, क्या cos x कॉन्टिन्यूस होता है? यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं as hx is continuous, as hx या cos x is a continuous function at c, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं as hx is equal to cos x is continuous at any value c, it is continuous at any value c, and फिर दूसरा क्या है, f is continuous at gc, तो यहाँ पे आ जाएगा and g of x is equal to mod x is continuous at hx. so क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, इस वजह से goh भी continuous function होगा, so therefore we can say that goh is a continuous function. ओके सर। ठीक है, अब बेटा इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी मेथड से होगा. ओके सर। ठीक है, दोनों इसी मेथड से होगा, इसमें चेक करो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ. नो सर। नहीं है डाउट. नाउ ओके, इसमें बेटा दो टाइप्स और बचे हैं, जैसे अभी आप एक बार ये बता सकते हो कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर लाइक इट इज 30, क्वेश्चन नंबर 30. One second. तो शायद ये हमने डिस्कस किया हुआ है. क्वेश्चन मतलब कर चुके हैं हम लोग. तो मुझे लग रहा है हम कर चुके हैं. ओके ओके, अगर कर चुके हैं देन एक बार चेक कर लो, अगर कर चुके हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज लाइक वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 34. सर जो ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें हम लोगों को ऐसे करना है कि जो इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 है और जो 21 में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, इन दोनों को करने के बाद जो ax प्लस b वाली टर्म है वो उसको ले लें. जैसे हमने फॉर एग्जांपल जो लिमिट x टेंड्स टू, इसमें 2 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट मुझे याद नहीं आ रहा. इसमें दोनों पे कंसीडर करना है ना बेटा, 2 पे भी कंसीडर करना है, 10 पे भी कंसीडर करना है, मतलब 2 पे भी आपकी एक इक्वेशन आएगी और 10 पे भी एक इक्वेशन आएगी, तो दोनों से आपको सिंप्लीफाई करना है. इट इज नॉट अबाउट कि सिर्फ 2 को लेना है या फिर सिर्फ 10 को लेना है. सो एक बार देख लो इक्वेशन फॉर्मेशन. आप एक बार इसका बस फर्स्ट स्टेप लिख दो, फिर मुझे याद आ जाएगा. ओके ओके, अब इसमें बेटा जैसे ना इसमें दिया हुआ है इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन और नीचे एक लाइन लिखा हुआ है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि ये हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट. तो अगर ये सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा, इसका मतलब है ये 2 और 10 पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा. यस सर. ठीक है, तो इसमें बेटा आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो ऐसे लिखा है f of x is equal to 5 and then it is ax plus b, then it is 21, 5 ax plus b and 21 if x is less than equal to 2, फिर है if x varying from 2 to 10, x की वैल्यू जो है वो 2 से 10 के बीच में, और फिर है if x is greater than equal to 10, if x is greater than equal to 10. ऑलराइट, तो इसमें बेटा अगर आप नंबर लाइन बनाओगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नंबर लाइन से थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाता है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे कहीं पे 2 लिखोगे, यहाँ पे कहीं पे 10 लिखोगे, स्लाइटली लेस देन 2 के लिए इट्स वैल्यू इज 5, स्लाइटली मोर देन 2 के लिए इट्स वैल्यू इज ax plus b, स्लाइटली लेस देन 10 के लिए इट इज अगेन ax plus b, स्लाइटली लेस देन 10 के लिए ax plus b, एंड स्लाइटली मोर देन 10 के लिए इट इज 21, स्लाइटली मोर देन 10 के लिए इट इज 21, इक्वल टू 2 पे 5 है, इक्वल टू 2 पे यानी आप लिख सकते हो f of 2 is 5 और इक्वल टू 10 पे 21 है, तो यहाँ पे आ जाएगा f of 10 is equal to 21. यस सर.
ओके अब इसमें बेटा क्या होता है, एज द फंक्शन इज गिवन कॉन्टिन्यूअस, इट इज गिवन कॉन्टिन्यूअस, एज द फंक्शन इज गिवन कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब होगा कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो LHL में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और 2 माइनस के लिए आपको 5 लेना है, इज इक्वल टू RHL में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस में आपको ax प्लस b लेना है, ax प्लस b, और f ऑफ a में आपको f ऑफ 2 लेना है। यस ओके तो यहाँ पे बेटा LHL में तो कुछ करना नहीं, 5 एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा a टाइम्स ऑफ 2 प्लस h प्लस b, और f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास, f ऑफ 2 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से आपके पास h को 0 रखोगे तो आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 हो गई। यस सर। And again the function is continuous, it is given continuous at x is equal to 21, also it is given continuous at x is equal to 21, क्योंकि x is equal to 21 पे continuous है तो हम यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं LHL is equal to RHL is equal to f of a, LHL is equal to RHL is equal to f of a, तो यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा LHL में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 21 माइनस, 21 माइनस के लिए आपको ax प्लस b लेना है, तो यहाँ पे ax प्लस b आ जाएगा, सॉरी 10 माइनस, x टेंड्स टू 10 माइनस, 10 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 माइनस आ जाएगा, मतलब आप दो जगह चेक कर रहे हो, एक तो 2 पे चेक कर रहे हो, 10 पे चेक कर रहे हो, तो 10 माइनस, यहाँ पे 10 पे चेक कर रहे हो तो 10 माइनस में x प्लस b आ जाएगा, और RHL में आ जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, 10 प्लस पे आपको 21 लेना है, और f ऑफ a में आपके पास आ जाएगा f ऑफ 10, f ऑफ 10, तो ये बेटा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा a टाइम्स ऑफ 10 माइनस h प्लस b, a टाइम्स ऑफ 10 माइनस h प्लस b। यस सर। ओके 21 में तो कोई चेंज आएगा नहीं, एज इट इज आ जाएगा, और f ऑफ 10 भी 21 था तो ये भी एज इट इज आ जाएगा, तो आपके 10a प्लस 10a plus b is equal to 21, तो ये आ जाएगा 10a plus b is equal to 21, so this will be equation 2। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? अब बेटा इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करके a और b की वैल्यूज बताओ कितनी आ रही है। हाँ सर a2 आ रहा है, a2 ओके, और b 1 सेकंड सर, तो b1 आ रहा है। ओके सो a is 2 and b is 1, तो आपके पास आ जाएगा a is 2 and b is 1, ठीक है। अब एक बेटा इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस में वैल्यूज दी हुई हैं तो इम्पोर्टेंट भी है, उसको कैसे करोगे? दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। सर ये थ्योरम 1 से होगा? थ्योरम 1 से नहीं होगा बेटा, ये थोड़ा बेसिकली ना 34th को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म आ जाएगी, मतलब 34th को कन्वर्ट करके आपको ये फॉर्म लानी है, फिर सिंप्लीफाई करना है, तो क्या आप इस फॉर्म में ला सकते हो 34th? सर ये fx is equal to mod of x minus mod of x plus 1 है। 1 second। सर अगर हम लोग मॉड हटा दें नहीं तो वो x माइनस, मॉड हटाना है, वेरी गुड। सर तो वो x माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। नहीं पहले तो आपको ये चेक करना है ना बेटा इसकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो इस मॉड में तो x लिखा है तो x को 0 रख दो, इस मॉड में x प्लस 1 लिखा है, x प्लस 1 को 0 रख दो, तो इससे आ जाएगा x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू -1, मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है x इज इक्वल टू 0 पे या x इज इक्वल टू -1 पे, तो यहाँ पे आप एक लाइन बना लो, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा -1, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 0। यस सर।
ठीक है, नाउ टेल मी एनी नंबर विच इज लेस देन -1। -2। -2। अब बेटा अब यहाँ पे अगर बेसिकली अब आपको ना मॉड हटाना है, लेकिन आंसर वही आना चाहिए जो मॉड के साथ आएगा। अगर मैं मॉड हटा के यहाँ पे -2 रखूंगा तो मेरे पास रिजल्ट मतलब नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? तो नेगेटिव। लेकिन आना तो पॉजिटिव चाहिए। तो मैं जब इस वाले पार्ट का फंक्शन लिखूंगा, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, इफ x वेरीज फ्रॉम -infinity to -1, अगर x की वैल्यू -infinity से -1 के बीच में -1 इंक्लूडेड कर लो, तो जैसे आपने -2 बताया, तो बेटा फंक्शन कितना हो जाएगा, f of x हो जाएगा -x, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव आ रहा था रिजल्ट, मेरे को मॉड हटाना है, तो यहाँ पे मैंने बाहर माइनस लगा दिया। ओके सर। ठीक है, -2 इसमें मॉड हटा दो और इस साइन को भी भूल जाओ। -2 + 1 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव। लेकिन आना तो पॉजिटिव चाहिए ना, आना पॉजिटिव चाहिए, तो हो जाएगा माइनस ऑफ -x + 1। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। तो ये हो जाएगा -x + x -1 -x + x + 1, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया ना, तो +x + 1, x से x कट गया तो 1 आ गया। यस सर। तो इस वाले पार्ट में बेटा आपका रिजल्ट आएगा 1। यस सर। ठीक है, फिर आ जाओ, ये तो हो गया केस 1। फिर केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 में बेटा क्या होगा, इफ x जो है वो बिलोंग करेगा -1 से 0 के बीच में, जहां पे -1 भी नॉन इंक्लूसिव है और 0 भी नॉन इंक्लूसिव है। x बिलोंग करेगा -1 से 0 के बीच में, जहां पे -1 भी नॉन इंक्लूसिव है और 0 भी नॉन इंक्लूसिव है। फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे इंक्लूसिव रखें और कहाँ पे नॉन? वो उसमें आप यहाँ पे भी, उससे कोई फर्क नहीं बेटा, एक बार ही करना है इंक्लूड, एक बार ही -1 को इंक्लूड करना है, वो चाहे आप इस जगह पे कर लो चाहे आप इस जगह पे कर लो, क्योंकि -1 दो ही जगह पे आएगा। एंड सिमिलरली 0 के लिए भी करेंगे, तो -1 से 0 के बीच में कोई भी एक नंबर बताओ। सर 1। ओके, -1 से 0 के बीच में 1, तो बेटा 1 यहाँ पे रखो बिना मॉड के, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर पर ये -1 और 0 के बीच में थोड़ी हुआ 1, सॉरी। अच्छा, -1 और 0 के बीच में, यस, -0.5 या -0.2 ऐसे आएगा ना बेटा। -0.2 या -0.5 रखोगे तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन आपको पॉजिटिव बनाना है। तो f of x कितना हो जाएगा, f of x हो जाएगा -x, f of x आ जाएगा -x। ओके, फिर माइनस का साइन लगा दो, माइनस का साइन लगाओगे, फिर बेटा आपको क्या करना है, दोबारा से चेक करना है, आपको x को या तो नेगेटिव रखना है या मतलब इसमें -0.5 रखना है। -0.5 + 1 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। तो ये बेटा एज इट इज आ जाएगा, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, तो -x + 1 आ जाएगा। ये वाला माइनस तो ये है जो इधर फॉर्मूले में था, x + 1 पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -x -x -1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, -2x -1। तो यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट के लिए जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2x -1। यस सर। फिर बेटा नेक्स्ट ये वाला आप पार्ट चेक करो, दिस इज केस 3। तो केस 3 की अगर मैं बात करता हूँ, केस 3 में जो x बिलोंग कर रहे हैं, 0 इंक्लूड कर रहे हैं हम यहाँ पे, 0 को यहाँ पे नहीं किया था, और इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। नाउ टेल मी एनी नंबर विच इज मोर देन 0। 1। तो 1 बेटा बिना मॉड के यहाँ पे रखोगे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा ना, तो f of x हो जाएगा x माइनस, और x + 1 में रखोगे तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। तो x - x + 1, तो ये बेटा हो जाएगा x - x -1, ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा -1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। यस। ठीक है, तो ये फंक्शन जब आप रीफॉर्मुलेट करोगे, तो आपके पास ऐसे आ जाएगा, 1 if x varies from 0 to -infinity to -1, और फिर आपके पास आ जाएगा 2x -1 if x जो सेकंड पार्ट है उसमें x -1 से 0 के बीच में वेरी कर रहा था,
तो यहाँ पे आ जाएगा x वेरीज फ्रॉम -1 से 0, x वेरीज फ्रॉम -1 से 0। और जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है if x is like it is greater than, जैसे इसमें देखो 0 से बड़ा है, so if x is greater than 0, if x is greater than 0, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x is less than equal to -1, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो x is less than equal to -1, यहाँ पे greater than equal to 0। यस सर। ओके, अब इसकी बेटा कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा या नहीं होगा, वो चेक करना है। तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करोगे? सर उसी मेथड से जैसे पहले कर रहे थे, LHL RHL करके ना। अब डिसकॉन्टिन्यूअस सिर्फ दो ही जगह पे हो सकता था, 0 पे या -1 पे। तो मैं एक बता देता हूँ, एक आप ट्राई कर लेना। अगर हम देखेंगे टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, टू चेक कॉन्टिन्यूटी of a function at x is equal to -1, continuity of a function at x is equal to -1, x is equal to -1 पे continuity चेक करेंगे। तो अगर हम x is equal to -1 पे करते हैं चेक, तो f of x मेरा LHL पहले करते हैं। LHL में हमारे पास आ जाएगा, LHL में लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस। ओके, -1 माइनस करोगे और फंक्शन वैल्यू बेटा -1 से छोटे के लिए तो 1 ही है। यस सर। तो ये इसका LHL का आंसर तो 1 ही आ जाएगा। यस सर। फिर RHL की बात करते हैं। RHL में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, -1 प्लस करेंगे तो -2x -1 आ रहा है। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा -2x -1, -2x -1। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ x की जगह आ जाएगा, मतलब इसको आप लिख सकते हो लेट x इज इक्वल टू -1 प्लस h, लेट x इक्वल टू -1 प्लस h, since x tends to -1 plus, so therefore h tends to 0। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h tends to 0, लिमिट h tends to 0, इसमें आपके पास आ जाएगा लिमिट h tends to 0, ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस h -1। 1 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना? yes, ओके, सो दिस इज रिजल्टिंग इन 1। और f ऑफ -1 चेक कर लो, f ऑफ -1 पे भी हमें यही वाली वैल्यू लेनी, क्योंकि इक्वल टू लगाया हुआ है, तो f ऑफ -1 भी 1 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -1, सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -1, so therefore the given function is continuous at x is equal to -1। yes sir। एंड सेम बेटा आपको चेक करना है 1 पे, 0 पे, सेम चेक करना है 0 पे। तो इसी तरह से करना है, इसमें चेक करो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। no sir, नहीं है? no। ओके, तो ऑलमोस्ट बेटा इस एक्सरसाइज के तो लगभग सारे ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ लो इसमें। नो सर, जो अभी बचे हुए हैं जो क्वेश्चंस वो कल तक हो जाएंगे। ठीक है, तो एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएबिलिटी का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें जैसे इसमें LHL और RHL चेक करते हैं, उसमें LHD और RHD चेक करते हैं, LHD और RHD। LHD होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बेटा? सर इस एक्सरसाइज में करना है? नहीं, इसके अगली वाली एक्सरसाइज में। सर तो फिर वो हम लोग बाद में कर लेते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड है उनमें से एक स्टार्ट कर देते हैं। Suppose f is a real function and c is any point in its domain, मतलब अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी में बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं if f is a real function, if f is a real function and c is any point, and c is any point in its domain, and c is any point in its domain, f is a real function and c is any point in its domain, then the derivative of f at c is, then derivative of f at c is, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं लिमिट h tends to 0, f of c plus h
f of c plus h minus f of c divided by h. f of c plus h minus f of c divided by h. All right. So like it provided this limit should exist. Okay, ये कब करेगा? Provided the limit should exist. Provided the limit should exist. Okay, provided the limit should exist. Yes. और फिर इसमें अगर आप आगे जाते हो तो इसमें बेटा फिर नेक्स्ट है, एक सेकेंड, तो इसमें अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, आपको ये याद रखना है, नाउ इट इज डिफाइंड बाय द डेरिवेटिव इज डिफाइंड बाय द डेरिवेटिव इज डिफाइंड बाय it is defined by f dash c or d by dx of f of x, या तो हम इसको f dash c लिखते हैं या d by dx of f of x. तो f dash x की वैल्यू कितनी होगी? So then therefore f dash x की वैल्यू हो जाएगी, उसको हम लिख सकते हैं लिमिट h tends to 0, लिमिट h tends to 0, यहाँ पे आपके साथ जाएगा f of x plus h minus f of x plus h minus f of x divided by h. ये f dash of x की वैल्यू हो जाएगी. यस सर, ये 11th में भी था. अब इसमें बेटा आपको ये याद रखना है, जब बेसिकली मैं एक फिगर बना रहा हूँ उससे आपको थोड़ा पता चलेगा. जैसे वेन डायग्राम तो आपने पढ़ा हुआ है ना, वेन डायग्राम सेट्स में पढ़ा होगा 11th में. तो आपको ये याद रखना है बेटा, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस but every continuous function may not be differentiable. अगर ये A एक सेट है, A is a set of continuous functions. A is a set of continuous functions and B is a set of differentiable functions. B is a set of differentiable functions. A is a set of continuous function and B is a set of differentiable function. तो आपको ये याद रखना है, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. तो हमेशा आपको याद रखना है एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is continuous. Yes. ठीक है. तो अभी बेटा जैसे आपको ये याद रखना है, अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है f of x, ओके, तो अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है f of x, so if f of x is any given function, कोई भी फंक्शन है f of x and we have to check its differentiability. We have to check its differentiability. If we have to check its differentiability at x is equal to c. ठीक है, x is equal to c पे हमें इसको differentiability चेक करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी continuity चेक करेंगे. ठीक है. So for the very first case we have to check its its continuity. तो सबसे पहले we will check if the function is continuous at x is equal to c. तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे लिमिट x tends to c minus f of x should be equal to limit x tends to c plus f of x should be equal to it should be equal to f of c. तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आप उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तभी वो डिफरेंशिएबल हो सकता है. अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा. तो स्टेप 1 में हम उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं और स्टेप 2 में बेटा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं. तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, इफ it is a continuous function in step 1, then we will check its differentiability.
at x is equal to c. तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होता है, LHD should be equal to RHD, यानी कि that is left hand derivative of function should be equal to right hand derivative of function. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए. LHD बेटा कैलकुलेट कैसे करोगे, LHD आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h. लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h. और RHD कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेटा कोई चेंज नहीं है, एज इट इज ही है, सिर्फ यहाँ पे 0 माइनस और 0 प्लस का चेंज है. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है. ठीक है, तो एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस. तो अभी जैसे आपको बोला गया है कि प्रूव दैट द फंक्शन, दिस इज क्वेश्चन 5.2, क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 5.2. एक बार चेक करो क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 5.2. यस. ठीक है, तो क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 5.2 बेटा अगर हम देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है द फंक्शन इज गिवन एज f of x is equal to mod x minus 1. यहाँ पे क्वेश्चन 9 है एक्सरसाइज 5.2. तो f of x बेटा इसमें दिया हुआ है mod of x minus 1 and here x belongs to real number. ओके, कॉन्टिन्यूटी पहले चेक कर लेते हैं. अब ये इसमें बेटा जब भी मॉड फंक्शन होगा तो वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले किया था. सबसे पहले x माइनस 1 को 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी. ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे. तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 1. Yes, sir. Now tell me any number which is less than 1. -1. तो -1 जब बेटा बिना इसके रखोगे, बिना मॉड के, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बिना मॉड के नेगेटिव आएगा ना. तो when x is less than -1, जब x less than -1 ले रहे हो तो आपका f of x कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x minus 1 हो जाएगा. माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये रखने से नेगेटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा -x plus 1. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -x plus 1. Yes, sir. Now give me any number which is greater than 1. 2. तो बेटा 2 के लिए अगर आप चेक करोगे when x is greater than 1 तो f of x कितना हो जाएगा, f of even यहाँ पे इनमें से एक में इक्वल टू भी लगाना है, चाहे आप इक्वल टू यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, x minus 1. तो यहाँ पे आ जाएगा x minus 1. पहले यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. अब बेटा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में हम ये फंक्शन लेंगे -x plus 1. तो इसको बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस h plus 1. तो ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, Sir, 1 second. 0. ओके. RHL देखते हैं बेटा. RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए बेटा ये वाला फंक्शन लेना है x minus 1. तो यहाँ पे आ जाएगा x minus 1 और इसमें लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0 लेते हो तो 1 प्लस में यहाँ पे आपके आ जाएगा 0 minus h plus 1. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, तो इसमें 0 minus h क्यों है? एक सेकेंड, 1 plus h आएगा ना, 1 plus h सॉरी ये बेसिकली x की जगह 1 प्लस रखना है ना, तो 1 plus h और -1, 1 plus h minus 1. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 0.
और फिर बेटा f ऑफ 1 इसमें से कोई सा भी ले सकते हो, मैंने नीचे वाला लिया, तो f ऑफ 1 में हो जाएगा x माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आ रहा है? सो क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? यस सर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore the given function is continuous at x is equal to 1. So therefore given function is continuous. The given function is continuous at x is equal to 1. जो फंक्शन है वो x is equal to 1 पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। ओके अब आपको ना बेसिकली चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बेटा ये वाला कंपोनेंट है एलएचडी और आरएचडी। तो इसका एलएचडी पहले कैलकुलेट करते हैं। हम सी पे चेक कर रहे हैं, सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, मतलब इस वाले क्वेश्चन के लिए द वैल्यू ऑफ सी इज 1। नाउ फॉर द गिवन क्वेश्चन सी इज 1, सी की जो वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ पे आपके पास जब आप LHD इवैल्यूएट करोगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है? अब when it is zero minus, जब हम 0 माइनस लेंगे तो 0 माइनस में ये वाली वैल्यू है और प्लस में वो वाली वैल्यू है। बेसिकली अभी क्या हो रहा है, आप चेक करो c इज इक्वल टू 1 पे ना, तो c इज इक्वल टू 1 पे LHD पे लेफ्ट हैंड लिमिट वाला एरिया लेना होता है, RHD पे राइट हैंड लिमिट वाला एरिया लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, f में जाना है, फंक्शन में जाके x की जगह 1 प्लस h रखना है, x की जगह 1 प्लस h रखना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस h प्लस 1 प्लस h प्लस 1 माइनस f ऑफ 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1, x की जगह माइनस 1 रखना है, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय h। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? आपने क्या किया, ये वाली वैल्यू आपने इसमें रख दी x के जगह, तो x की जगह जब आप ये वैल्यू रखोगे तो माइनस तो बाहर ही, x की जगह 1 प्लस h प्लस 1 आ जाएगा, और फिर आपको f ऑफ 1 के लिए x की जगह 1 रखना है, तो माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। ओके, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस h प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। तो इसमें बेटा 2 माइनस के 1 है, 2 प्लस के 1 है, h बाई h बचेगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, h अपॉन h इज 1, तो फाइनली इसका LHD जो आएगा वो 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। यस सर। ऑलराइट, और फिर बेटा RHD की बात करोगे तो RHD में आपको जो फंक्शन था दूसरा वाला वो कौन सा था, x माइनस 1 फंक्शन था। RHD के लिए x माइनस 1 फंक्शन लेना है, c की जगह 1 रखना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ c प्लस h, कितना आएगा f ऑफ c प्लस h, यानी कि f ऑफ 1 प्लस h। सर 1 सेकंड, f ऑफ 1 प्लस h सर आएगा इसमें रखना x की जगह 1 प्लस h रखना है ना, 1 प्लस h माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 माइनस ऑफ f ऑफ 1, इसमें अब x को 1 रखना है, f ऑफ 1 कितना आएगा? सर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0। यस सर। ठीक है, डिवाइडेड बाय h, डिवाइडेड बाय h। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा एक चीज है बेटा, यहाँ पे ना ये नेगेटिव था, इधर एक बार देख लो, ये नेगेटिव था, तो ये यहाँ पे ना h भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये माइनस जब आप अंदर ले जाओगे तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे हमने h पॉजिटिव लिखा है, इसको नेगेटिव बनाना है, तो ये माइनस h हो जाएगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास माइनस 1 आएगा, क्योंकि माइनस h अपॉन h है, माइनस h अपॉन h सॉल्व करोगे तो माइनस 1 आएगा। यस ओके, और इसमें बेटा ये 1 से 1 कट गया, h अपॉन h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h में आ जाएगा 1। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब बेटा LHD और RHD चेक करो, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD,
तो हम कह सकते हैं therefore function is non-differentiable, function is non-differentiable, function is non-differentiable at function is non-differentiable at x is equal to 1. It is non-differentiable at x is equal to 1. Yes. Okay? Yes, sir. ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है जितने भी मॉड्यूलस फंक्शंस होते हैं, जितने भी मॉड्यूलस फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते। जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें बेटा फंक्शन क्या आ रहा था बताना, आपने किया था ना f of x is equal to mod x and then plus minus x minus 1 था ना? No sir, mod x minus mod x plus 1. माइनस मॉड x plus 1। तो ये फंक्शन भी अगर आप देखोगे this function will be continuous at x is equal to 0 and x is equal to minus 1, but it will be non-differentiable at x is equal to 0 and x is equal to minus 1। कॉन्टिन्यूटी तो हम चेक कर चुके हैं, अभी हमने किया था, थोड़ी देर पहले ही किया था। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी बेटा आप घर से चेक कर सकते हो इसकी। Yes sir. ठीक है, और एक आप आ जाओ मिसलिनियस एक्सरसाइज, आई एम जस्ट टेलिंग यू पेज नंबर, मिसलिनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 192। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 21 एक बार ही पढ़ो। Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Justify your answer. The modulus function. मॉडुलस फंक्शन है ना, तो डिफरेंशिएबल है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आपको ये बताना है, जैसे ये जो फंक्शन है ना, जैसे अगर सिर्फ आपका लिखा है, जैसे अभी हमने किया mod x plus 1 किया था ना, ये वाला कौन सा था, y is equal to, अभी जो कर रहे थे वो कौन सा था, mod x minus 1। सो अगर ये लिखा है या लिखा है mod x plus 2, या लिखा है सिर्फ mod x, या लिखा है mod x minus 3, ये जितने भी फंक्शन है दे आर कॉन्टिन्यूअस एट वन पॉइंट एंड दे आर नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। these functions are continuous at a single point and non-differentiable at those points तो ये वाला फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, -2 पे कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, -3 पे कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, और अगर मैं ये वाले, जैसे यहाँ पे आपके पास mod x माइनस mod x plus 1 है, या फिर हम लिख रहे हैं mod x plus 2 प्लस mod x minus 3, या फिर हम लिख रहे हैं mod x plus mod x minus 5, या फिर हम लिख रहे हैं x minus 3 minus mod x plus 2। ओके, तो x को यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, 0 और -1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, -2 और 3 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 और 5 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 3 और -2 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये वाले क्वेश्चंस, मतलब इसमें कुछ दिया नहीं होता क्वेश्चन में, लेकिन आपको खुद से अज्यूम करना पड़ता है कि फंक्शन होगा क्या। जैसे आपको पूछा जाए गिव एनी वन फंक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस एट 3 पॉइंट्स बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दोस पॉइंट्स। सर हम लोग mod x plus 2 plus mod x minus 3 plus mod x minus 2। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा 3 पॉइंट्स पे और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऑलराइट, इसमें बेटा देखो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, हमें बस इतना ही लिखना है ना सर, हमें इसमें पूरा सॉल्व करके भी दिखाना है। 21 जो हाँ, इसमें तो बेटा पूरा सॉल्व करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, 21st क्वेश्चन 4 मार्क्स का है एंड मेनी टाइम्स इट कम्स इन एग्जाम। तो आपको कॉन्सेप्ट तो यही यूज करना है, जैसे अभी हमने जो एक 5.1 का लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें कॉन्टिन्यूटी चेक की थी, कॉन्टिन्यूटी के चेक करने के बाद डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है, तो चेक करके ही दिखाना है, बिना चेक किए नहीं होगा। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 16 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 14 इज इंपॉर्टेंट, और ऊपर के तो बेटा सारे मिसलेनियस का 16 यस। ओके सर, 1 मिनट।
Yes, sir. 16 is important. 14 is also important. Okay. Yes. I think Yes. ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तो बेटा किस में है? 5.4 में है ना शायद. ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं आएगा. 4 में 3 में. No, चेक कर. no sir, वो नहीं आ रहा. वो नहीं वो आएगा. 4 में ही हो. Okay. Yes, और- sir, 4 में है. ठीक है. फर्स्ट 4 क्वेश्चंस बेटा चेक करना. फर्स्ट 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. Miscellaneous के. हम्म. Okay, sir. ठीक है. पैरामीट्रिक Yes. तो आपका हुआ नहीं. देन ओके.